नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जाति व्यवस्था के बारे में, जो कि हिंदू सामाजिक संगठनों में से एक है। हिंदू सामाजिक संगठन के बारे में हमने बात करी थी, जिसके द्वारा समाज की व्यवस्था को बनाए रखना आसान होता था। उनमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करी थी। उन्हीं में एक टॉपिक है जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था या कास्ट सिस्टम को समझने से पहले आप हल्का सा समझ लो जाति किसे कहते हैं, जाति का अर्थ क्या होता है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो एक बार आप इसके बेसिक्स को समझ लो कि जाति का अर्थ क्या है, उसकी व्युत्पत्ति किन भाषा के शब्दों से हुई है। उसके बाद फिर हम समझेंगे जाति व्यवस्था के बारे में। जब हम बात करते हैं जाति शब्द के शाब्दिक अर्थ की, तो देखो जाति को इंग्लिश में कास्ट कहते हैं और कास्ट शब्द आया है पुर्तगाल भाषा के कास्टस से। ठीक है, कहीं कहीं आपको कास्टा दिखेगा तो कहीं कहीं कास्टस भी दिखेगा। इन दोनों ही शब्दों का, और कौन से भाषा के ये शब्द हैं, पुर्तगाली, इन दोनों ही पुर्तगस शब्द का हिंदी अर्थ होता है प्रजाति। और नस्ल या प्रजाति का तात्पर्य क्या होता है, पैतृक गुणों से पूर्ण, अर्थात जिनके अंदर अपने पैतृक गुण हों, यानी उनके पिता उनके दादा में जो जो गुण हैं वही सारे गुण उनके अंदर भी हों। तो जाति जो है इंग्लिश के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि पुर्तगाली भाषा कास्टस या कास्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रजाति या नस्ल। और प्रजाति का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर पैतृक गुण हो। अब एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि जाति जो हिंदी शब्द है वो कहाँ से आया है। तो जब हम बात करते हैं हिंदी शब्दों के बारे में, तो हिंदी के ज़्यादा शब्द कहाँ से आते हैं, संस्कृत भाषा से। और संस्कृत भाषा के जन धातु से बना हुआ है जाति शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होना या उत्पन्न करना। इस दृष्टिकोण से जाति का अर्थ क्या माना जाएगा, जन्म से समान गुणों वाले। अर्थात जब हम इंग्लिश के कास्ट शब्द को देखते हैं, वो भी अर्थ रखता है कास्टा से, जिसका अर्थ होता है प्रजाति या नस्ल, और उसमें भी क्या है, पैतृक गुणों से पूर्ण, यानी जिनके अंदर समान गुण हो। और जब आप हिंदी के शब्द जाति को देखते हो, तो वो भी संस्कृत के जिस धातु से बना है उसका अर्थ यही है, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना, अर्थात जन्म से समान गुण वाले। तो जाति के अर्थ को देख के हम समझ सकते हैं कि जाति प्रथा या जाति व्यवस्था किस पे, जन्म भेद पर आधारित एक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत ऊंच नीच का जो संस्तरण यानी वर्गीकरण होता है, और उसका आधार धन, पेशा, व्यवसाय, शिक्षा या धर्म ना होकर क्या होता है, केवल और केवल जन्म होता है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जन्म से ही व्यक्ति को एक ऐसी सामाजिक स्थिति मिल जाती है जिसमें वो जीवन भर किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना रहता है, अर्थात उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जाति उस व्यवस्था का नाम है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, अधिकार, कर्तव्य जन्म से निर्धारित होते हैं, अर्जित नहीं होते हैं, वो प्रदत्त होते हैं, जन्म पर ही आधारित होती हैं। तथा किसी भी व्यक्ति को खान पान, व्यवसाय, विवाह या सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में अपने जातिगत समूह से बाहर निकलने, अर्थात जाति को परिवर्तित करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। यानी एक ऐसा बंद वर्ग जिसमें स्वतंत्रता या खुलेपन या आपको बाहर निकलने या परिवर्तन करने का ऑप्शन ना के बराबर होता है। एक बार मैकइवर पेज की परिभाषा देख लेते हैं। जब व्यक्ति की परिस्थिति पूर्णतः पूर्व निश्चित होती है, अर्थात जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति में किसी तरह के परिवर्तन की आशा लेकर नहीं उत्पन्न होता, तब वर्ग जो होती है वो जाति का प्रचंड रूप ग्रहण कर लेती है। एक तरह से आप देखो तो जातियां भी वर्गीकरण ही है, वर्गों में लोगों को बांट दिया गया है। कुछ वर्ग उच्च में है, कुछ वर्ग मध्यम में है, कुछ वर्ग निम्न में है, किसी के कुछ कार्य हैं, किसी के कुछ कार्य हैं, किसी के कुछ कार्य हैं। बट प्रॉब्लम वहां पे होती है कि जब एक वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग में आ नहीं सकता या दूसरे वर्ग में जा नहीं सकता, और जब इस तरह का रिजिड यानी कठोर नियम हो कि आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, वो कहलाती है जाति। फॉर एग्जाम्पल, एक लोअर कास्ट का पर्सन एक टीचर बन सकता है, एक वकील बन सकता है, एक डॉक्टर बन सकता है, एक जज भी बन सकता है। वो इनमें से किसी भी क्लास का अच्छा खासा स्टेटस पा करके अच्छे खासे वर्ग का सदस्य बन सकता है। बट जब आप बात करोगे उसके कास्ट की, तो बाई बर्थ उसका जन्म जिस कास्ट में है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि इसमें चेंज के ऑप्शन कम होते हैं। और जाति व्यवस्था में हायरार्की पाई जाती है, उच्च से निम्न का पदानुक्रम पाया जाता है।
जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मजूमदार और मदन के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है, अर्थात जाति ऐसा वर्ग है जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते। आपका एक वर्ग हो गया, टीचर्स का एक वर्ग हो गया, वकील का एक वर्ग हो गया, डॉक्टर का, आप जिस भी व्यवसाय में हो वो आपका वर्ग हो गया। पर जब जाति की बात होती है तो वो उसमें चेंज नहीं देख सकते आप, वो बंद वर्ग है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। एक टीचर है, उसे लगा कि नहीं, उसे कुछ और पढ़ाई करके, मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है, तो हो सकता है वो इस वर्ग में आ सकता है। पर जब आप जाति की बात करते हो तो वो एक बंद वर्ग है, आप उसमें से नहीं निकल सकते। ब्राह्मण एक ब्राह्मण ही रहेगा, वैश्य एक वैश्य ही रहेगा, शूद्र एक शूद्र ही रहेगा। सेकेंड है केतकर के अनुसार, जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जिन्होंने उसी समूह में जन्म लिया है। अर्थात जाति जो होती है वो जन्म पर आधारित होती है। मान लो ये कई सारे लोगों का समूह है, ये ब्राह्मणों का समूह है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, इतने सारे लोगों ने इसमें जन्म लिया है, तो इनको सदस्यता इसी समूह की प्राप्त होगी, यानी ये वैश्य ही कहलाए जाएंगे क्योंकि इसी में इनका जन्म हुआ, ये ब्राह्मण नहीं कहे जाएंगे। नेक्स्ट है कूले के अनुसार, जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित हो तो हम उसे जाति कहेंगे। वही चीज कि जब भी आप जाति की बात करते हो तो वहां पे जन्म पर आधारित होता है, वंशानुक्रम होता है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। एक ऐसी व्यवस्था जो काफी लंबे समय से चली आ रही है। हट्टन के अनुसार जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत संपूर्ण समाज बहुत सी बंद और एक दूसरे से पृथक इकाइयों में विभाजित होता है। इन इकाइयों में पारस्परिक संबंध ऊंच नीच पर आधारित होते हैं। ब्राह्मण उच्च माने जाते हैं, क्षत्रिय और वैश्य मध्यम में आते हैं और शूद्र निम्न में आते हैं। आप ये देख सकते हो यहाँ पे ऊंच नीच पर आधारित इकाइयां हैं, पृथक पृथक विभाजित हैं और वो बंद भी हैं, अर्थात वहां पे से आपको चेंज या बदलने का अवसर नहीं मिलेगा। जाति प्रथा की परिभाषा तो हमने देख ली है, अब जरा सी हम इसकी विशेषता और इनके गुण और दोषों के बारे में बात कर लेते हैं। इससे जो भी पॉइंट्स में डाउट्स हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जाति प्रथा की विशेषताओं के बारे में। जाति प्रथा की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि यह समाज का खंडात्मक विभाजन है, अर्थात जो समाज है उसमें विभिन्न खंडों में लोगों को बांटने का कार्य कौन करता है? जाति प्रथा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऊंच नीच, इस तरह जो खंडों में विभाजित हैं, ये क्या है? समाज में वर्गीकरण कर दिया गया, समाज को अनेक खंडों में बांट दिया गया है और इस खंड में जो प्रत्येक सदस्य होते हैं उनमें आपस में एक सामुदायिक एकात्मक जुड़ाव की भावना होती है। और अगर जो भी सदस्य अपने खंड या अपने ग्रुप से विरोधी कोई कार्य करता है या अपने ग्रुप के अगेंस्ट कुछ करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे दंड क्या दिया जाता है कि उसे अपने इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। अर्थात ये जो विभिन्न जातियां बनी हुई हैं समाज में, इन जातियों में अगर कोई अपनी जाति के नियमों को नहीं मानेगा, उसे उस जाति से निकाल दिया जाएगा। सेकेंड विशेषता है जाति प्रथा में, जाति व्यवस्था में सोपान तंत्र या संस्तरण पाया जाता है। हाँ, उच्च से निम्न का पदानुक्रम पाया जाता है। तीसरी विशेषता है खान पान तथा सामाजिक सहवासों पर प्रतिबंध। अभी तो चीजें काफी हद तक बदल गई हैं, लेकिन जब आप बात करते हो पारंपरिक जाति व्यवस्था की या जाति परंपरा की, तो वहां पे एक साथ ऊंच और निम्न ये दोनों बैठकर खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, या साथ में उनका मिलना, बातचीत करना, इन सभी चीजों पे प्रतिबंध होता है। चौथा पॉइंट है विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति प्रथा में विवाह संबंधी प्रतिबंध काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक जाति का व्यक्ति दूसरे जाति की कन्या से विवाह नहीं कर सकता। गांव में ये चीजें आज भी देखने को मिलती हैं। विवाह संबंध स्थापित करने से पहले देखा जाता है कि क्या वो हमारी जाति का है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक और धार्मिक विशेषाधिकार। जाति व्यवस्था में ये चीजें देखने को मिलती हैं कि किसी के पास कुछ विशेष अधिकार हैं, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है, जैसे धार्मिक धर्म ग्रंथों का या मंदिरों में प्रवेश का, कुछ विशिष्ट काम जिन्हें करने का अधिकार सिर्फ उच्च जातियों का होता था, और निम्न जातियों का अधिकार इनकी सेवा करना, या अस्पृश्य जातियों की अगर आप बात करें उनके साथ भी ये होता था कि उन्हें आप सार्वजनिक जगहों पे नहीं जा सकते, सार्वजनिक नल से पानी नहीं पी सकते, इन तरह की चीजें देखने को मिलती थी। नेक्स्ट है व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध या निश्चित व्यवसाय। अर्थात जाति व्यवस्था में जब भी आप देखोगे तो व्यवसाय को लेकर काफी ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। ब्राह्मण के घर के लोग पठन पाठन, यज्ञ याजन, ये सारी चीजों में रहते हैं, और वैश्यों का अपना व्यापार संबंधी कार्य है, और क्षत्रियों का कार्य है सैन्य सुरक्षा।
और व्यवसाय जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं और कोई भी जाति अपना परंपरागत पेशा त्याग नहीं सकती। कहाँ पे? जाति प्रथा में। परंतु अब जो है व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध काफी हद तक कम हो गए हैं। टाइम के साथ सारी चीजों में भी बदलाव होने लगे हैं। SC ST कास्ट के भी लोग अब IAS PCS बन सकते हैं। नेक्स्ट है जातियों का उपजातियों में विभाजन। जिस प्रकार विभिन्न जातियों को बांटा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें भी काफी सारी उपजातियां देखने को मिलती हैं। ब्राह्मण में पांडे, चौबे, दुबे, मिश्रा, उपाध्याय, भारद्वाज, द्विवेदी, ये सारे हैं। या आप वैश्यों में बात करोगे तो मदेशिया, अग्रवाल, गुप्ता आदि आदि आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्रत्येक जातियों में अनेक उपजातियां भी होती हैं, यानी जातियों का उपजातियों में विभाजन देखने को मिलता है। 8वीं विशेषता है जातियों की एक दूसरे पर निर्भरता, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हो जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम, आपने नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है? एक जाति दूसरे जाति को सेवा प्रदान करती है और ये जो विनिमय होते हैं इसमें सेवा और वस्तुएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एक जाति दूसरी जाति को अपनी सेवा देती है और उसके बदले में वो उनका भोजन, अनाज या जो उन्हें आवश्यक वस्तुएं हैं वो सारी चीज़ें देती हैं। तो विशेषता के बारे में हमने देख लिया और इसके बारे में आपको काफ़ी हद तक पता होगा। अब जरा सा जाति प्रथा के गुण और दोषों के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनके बारे में भी आपको आइडिया होगा। देखो, जब भी आप बात करते हो गुणों की, जाति प्रथा की, तो इसके थ्रू क्या होता है? लोगों को मानसिक सुरक्षा मिलती है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है, रक्त की शुद्धता बनी रहती है, क्योंकि अंतर विवाह प्रथा जाति प्रथा में पाई जाती है, तो इसलिए रक्त की शुद्धता बनी रहती है। मानसिक सुरक्षा के कारण आप बोल सकते हो कि वहाँ पे बिल्कुल वही लोग होते हैं जो एक ही तरह के रीति रिवाज, कर्मकांड, व्यवहार, आचरण करने वाले हैं, जिस काफी कुछ आपको प्रतिकूल सा या बिल्कुल चेंज माहौल नहीं मिलता है। जो है कॉमन है, यहाँ पे है तो भी, कहीं और भी है तो भी, सब एक ही जैसे रह रहे हैं। तो काफ़ी आपको मानसिक सुरक्षा मिलती है, आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है कि ये चीज़ें करनी है कि नहीं, ये रीति रिवाज फॉलो करने है कि नहीं, क्योंकि आप जब से देख रहे हो वही चीज़ें फॉलो हो रही हैं। अगर आप कहीं और भी जा रहे हो तो भी उसी तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फोर्थ है धार्मिक कार्य। प्रत्येक जातियों के अपने धार्मिक जीवन होते हैं, उनके अपने देवी देवता होते हैं पूजने के लिए, तो वो प्रत्येक धार्मिक कर्म कांडों में पूर्ण आस्था के साथ एक साथ मिल के सब कार्य करते हैं। नेक्स्ट है श्रम विभाजन। तो जैसा कि हमें पता है जाति व्यवस्था में श्रम विभाजन का भी गुण पाया जाता है। सामुदायिक भावना भी बनी रहती है, क्योंकि आप एक ही खंड के हो, एक ही ग्रुप के हो, तो आप में सामुदायिक भावना भी रहेगी। प्लस आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है जब आप एक ही जाति के होते हो। व्यक्ति को काम काज की खोज नहीं करनी पड़ती, जो उनके पूर्वज करते आ रहे हैं, जो व्यवसाय उनका है वही वो अपना लेते हैं, तो आर्थिक रूप से वो सुरक्षित रहते हैं। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, पूजा पाठ यज्ञ पूजन कर रहा है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय है, सुरक्षा के कार्य में तत्पर है, तो वो पूर्वज क्षत्रिय थे वो भी हैं, वैश्य हैं, व्यापार कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं अपने परिवार का भी, समाज का भी, तो सबको आर्थिक सुरक्षा मिली रहती है जाति व्यवस्था के अंतर्गत। तो लाभ को देख के हम कह सकते हैं जाति व्यवस्था जब बनाई गई थी तो उसमें काफ़ी सारी प्लस पॉइंट थे, जिनको देख के समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में जाति व्यवस्था काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई। प्रारंभ में अनेक लाभ होते हुए भी, गुणों से युक्त होते हुए भी, बाद में ये प्रथा, कौन सी प्रथा? जाति प्रथा, धीरे धीरे दोषपूर्ण होती गई। तो इसमें दोष भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे गुण है वहाँ पे दोष होंगे ही, हर सिक्के के दो पहलू। और इन दोषों के कारण जाति प्रथा जो थी वो सामाजिक जागरूकता, सामाजिक विकास, व्यक्तिगत विकास, सब में सबसे बड़ी बाधा बन के सामने आ गई। दूसरी चीज, सामाजिक विकास में भी बाधक ही है, समाज सुधार में बाधक, राष्ट्रीय एकता में बाधक। जब आपके राष्ट्र के लोगों में ही आप विभाजन कर दोगे, उनमें ऊंच नीच की भावना, इससे समाज के लोग वर्गीकृत हो जाएंगे, तो फिर राष्ट्रीय एकता में बाधक होंगे, राष्ट्रीय विकास में बाधक होंगे, समाज के सुधार में बाधक होंगे। और जाति व्यवस्था में परंपरागत पेशा होने के कारण अगर किसी के पास कुछ नवीन कौशल है, क्रिएटिव कुछ करना चाहता है, तो भी वो नहीं कर सकता, तो एक तरह से नवीनता के क्षेत्र में बाधक है जाति प्रथा। तीसरी चीज़ है असमान वितरण। असमान वितरण अर्थात धन और श्रम, इन दोनों ही चीज़ों के असमान वितरण देखने को मिले हैं। किसी के पास धन ही धन है, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है। किसी को बहुत ज़्यादा श्रम भी करवाया जा रहा है और उसके पास धन की भी कमी है, और जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है उसे श्रम भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये असमान वितरण जाति प्रथा के दोषों में से एक है। तीसरी चीज़ है उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण। जाति व्यवस्था में गुण होने के साथ साथ दोष भी इतने हैं कि वो समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, समाज की व्यवस्था, समाज की एकता, इन सब के लिए बाधक बन रहे हैं।
तो हमने अभी बात करी जाति व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में और अभी हमने बात कर ली इनके गुण और दोष के बारे में। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो जाति प्रथा आई है, इसकी उत्पत्ति के बारे में लोगों का मानना क्या है। इसमें कई सारी थ्योरीज दी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं जाति की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांतों के बारे में, जिसमें एक है परंपरागत सिद्धांत, दूसरा है व्यावसायिक सिद्धांत, तीसरा है प्रजातीय सिद्धांत। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, तो इनके नाम याद रख लो, इनसे जुड़े लोगों के बारे में जान लो। देखो, व्यावसायिक सिद्धांत से नेस्फिल्ड, डेलमैन और ब्लंट, ये 3 नाम इंपॉर्टेंट हैं। और प्रजातीय सिद्धांत से जुड़े हुए नाम हैं हर्बर्ट रिजले, मजूमदार तथा डॉक्टर घुरे। इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। परंपरागत सिद्धांत को हम पुरुष सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बारे में ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में बताया गया है कि एक विराट पुरुष है, उसके ही विभिन्न अंगों से विभिन्न जातियां उत्पन्न हुई हैं। मुख से ब्राह्मण है, बाह से क्षत्रिय है, पेट से या उदर से वैश्य है और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो परंपरागत सिद्धांत शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न जातियों की उत्पत्ति को मानता है। सेकेंड है व्यावसायिक सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे ये है कि जो व्यवसाय हमारे पूर्वज या हमारे पिता या हमारे दादा परदादा करते आए हैं, वही व्यवसाय उनके बच्चे भी करते हैं। और जब आपके व्यवसाय वही हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, तो उन्हीं व्यवसायों के आधार पे समाज के लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा जाने लगा और कार्यों या व्यवसायों के आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति हो गई। ऐसा विश्लेषण किसने करा है? प्रकार्यात्मक सिद्धांत, या जिसे कि व्यावसायिक सिद्धांत कहते हैं, इनके द्वारा। इनसे जुड़े नाम तो आपको याद ही रहने चाहिए, नेस्फिल्ड, डेलमैन और ब्लंट। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रजातीय सिद्धांत या नस्लवादी सिद्धांत। इसके बारे में हर्बर्ट रिजले ने काफ़ी कुछ बताया हुआ है। उनके अनुसार जाति प्रथा की उत्पत्ति जो है वो आर्यों के भारत आने से हुई है। इनका मानना था जो प्रजातियां हैं आर्य और द्रविड़, इनके कारण जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। इनका मानना था जो आर्य थे वो बाहरी थे, गोरी चमड़ी के थे, ये आक्रमणकारी थे, इन्होंने आके आक्रमण किया, यहाँ पे विजय प्राप्त करी। और जो द्रविड़ यहाँ के मूल निवासी थे जो कि काली चमड़ी वाले थे, उनको पराजित कर दिया। स्टार्टिंग में तो ये अपनी जाति में ही विवाह करते थे और ये मूल निवासी यानी द्रविड़ अपने में विवाह करते थे। और कुछ समय बाद जब उनके यहाँ कन्याओं की कमी हो गई तो वो उन्होंने निम्न जाति की कुछ कन्याओं से विवाह कर लिया। तो जो मूल रूप से आर्य थे वो उच्च ब्राह्मण में आ गए, जो मूल रूप से द्रविड़ थे वो निम्न में आ गए। बट जिनके द्वारा मिश्रित वंशज आए वो आ गए हैं क्षत्रिय और वैश्य में। तो प्रजातीय सिद्धांत बात करता है आर्य और द्रविड़ के बारे में और मूल निवासी के बारे में और बाहरी निवासी जो आक्रमणकारी थे उनके बारे में, गोरी चमड़ी, काली चमड़ी और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति के बारे में। और ऐसा किसके अनुसार था? प्रजातीय सिद्धांत में हर्बर्ट रिजले के अनुसार। नेक्स्ट और भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं, जिनमें से है भौगोलिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत। इनके आप नाम याद कर लो, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि राजनीतिक सिद्धांत से आपको पता चल रहा है, राजनीति के आधार पे जातियों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बारे में जी एस घुरे ने काफ़ी कुछ बोला है। इनके अनुसार जाति प्रथा की उत्पत्ति ब्राह्मणों ने की है, चूंकि उन्होंने ही उत्पत्ति की है इसीलिए उन्होंने अपने आप को सर्वोच्च स्थान दिया। उसके पश्चात बाकी सबको रखा है, जिसमें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का स्थान है। और हम बात करें अगर धार्मिक सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि धार्मिक कारणों से ही जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई है। जैसे प्राचीन जो भारत था वहाँ पे धार्मिक कृत्य करने वाले कौन होते थे? ब्राह्मण। उनको सर्वोच्च सामाजिक स्थिति प्रदान की गई थी। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं को पूजन करने वाले, उनमें विश्वास रखने वाले, अलग अलग जो देवी देवता हैं उनमें आस्था रखने वाले व्यक्ति आपस में बट गए और धार्मिक विश्वास के कारण उनमें पृथकता की उत्पत्ति हो गई। और भौगोलिक सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि भौगोलिक स्थान के आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई। जो जिस जगह पे रहता था वहाँ पे जिस समुदाय का सदस्य था उस समुदाय के भीतर ही जाति प्रथा की उत्पत्ति हो गई थी। तो विभिन्न जगहों के हिसाब से जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई है। तो हमने जाति प्रथा के शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, गुण, दोष और उनसे जुड़े हुए उत्पत्ति के सिद्धांत, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। अब एक चीज़ और है जो आपको समझनी है, जिसको समझ लेने के बाद आपको काफ़ी अच्छे से जाति व्यवस्था क्लियर हो जाएगी। देखो, जाति व्यवस्था जो है उसके बारे में जो भारत में फैली हुई है, काफ़ी सारे सोशियोलॉजिस्ट ने अध्ययन किया हुआ है और उस पे उनके विचार हैं। उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से इस जाति प्रथा के बारे में अध्ययन किया है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नाम हैं और उनके दृष्टिकोण हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं
कि इन्होंने क्या बताया है या इनके अनुसार जाति व्यवस्था क्या थी, या भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला है जाति प्रथा के बारे में, पवित्रता और अपवित्रता के बारे में, जाति को लेकर किसने बात करी है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि प्रमुख समाजशास्त्रियों ने जाति व्यवस्था पर अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समाजशास्त्री जीएस घुरे के बारे में, जिनका जन्म 1893 में और मृत्यु 1983 में हुई थी। इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है और इनका पर्सपेक्टिव था इंडियोलॉजिकल यानी भारतीय दृष्टिकोण से। और इन्होंने जाति के बारे में काफ़ी गहन अध्ययन किया और उसके बारे में इन्होंने अपनी फेमस बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो कि 1932 में आई थी, उसमें बताया हुआ है। और इसी बुक में उन्होंने जाति की 6 विशेषताओं के बारे में बताया। सबसे पहला है समाज का खंडीय विभाजन, जिसके बारे में हमने जाति की विशेषता में समझा था। सेकंड है सामाजिक मेलजोल पर प्रतिबंध। हाँ, जाति व्यवस्था में सोशल होने पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं। सोशल इन द सेंस आप सबके साथ सोशल नहीं हो सकते, आप अपने जाति के लोगों के साथ ही मिल-जुल सकते हो, बातचीत कर सकते हो, खा पी सकते हो, उठ बैठ सकते हो। तो जीएस घुरे के अनुसार जो 6 विशेषताएँ हैं उसमें सबसे पहला है समाज का खंडीय विभाजन, सेकंड है सामाजिक मेल-जोल पर प्रतिबंध, थर्ड है पदानुक्रम यानी हायरार्की होती है जिसके बारे में हमने बात करी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें सबका स्थान निश्चित है। ब्राह्मण सबसे उच्च होंगे, सेकंड नंबर पे क्षत्रिय, थर्ड नंबर पे वैश्य हैं और चौथे नंबर पे शूद्रों का स्थान है। नेक्स्ट है व्यवसाय में विकल्प की कमी। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय निश्चित होता था जाति व्यवस्था में और वो अपने व्यवसाय को चेंज नहीं कर सकते थे। एक कुम्हार है वो अपना कुम्हार का ही काम करेगा, एक दर्जी है वो दर्जी का काम करेगा, एक मोची है वो मोची का, एक ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का। प्रत्येक जो व्यक्ति है उसका जो व्यवसाय है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जाति व्यवस्था में इस चीज़ की स्वतंत्रता नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट विशेषता है अकॉर्डिंग टू घुरे विभेदक नागरिक और धार्मिक विशेषाधिकार, यानी ऐसे नागरिक और विशेषाधिकार दे दिए गए थे जिनको भेद कर पाना या जिसको चेंज कर पाना मुश्किल था। अब ब्राह्मणों के पास कुछ ज़्यादा ही विशेषाधिकार थे जिनके कारण वो हर जगह पे उच्च स्थान रखते थे। बट जब आप बात करते हो निम्न जातियों की तो उनके साथ भेदभाव होता था, उन्हें नागरिक अधिकारों से भी वंचित किया जाता था। सार्वजनिक स्थानों से, सार्वजनिक जलाशयों से, मंदिरों में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने, छूने, इन सारी चीज़ों को लेके उनमें प्रतिबंध हुआ करते थे। और सबसे लास्ट है विवाह प्रतिबंध, कि एक जाति का व्यक्ति अपने ही जाति में विवाह करेगा, अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करेगा, यानी अंतर जातीय विवाह काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंधित थे। तो ये कुछ 6 विशेषताएँ हैं, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीएस घुरे ने कितनी विशेषताएँ बताई हैं कास्ट के बारे में। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इनसे बनते हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हैं एमएन श्रीनिवासन, जिनका जन्म 1916 में और मृत्यु 1999 में हुई थी। इन्होंने जाति व्यवस्था को संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया था और इनसे रिलेटेड 2 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो संस्कृति शब्द को इन्होंने कॉइन किया था, इन्होंने गढ़ा था, और दूसरी चीज़ है प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एमएन श्रीनिवासन ने। और इनकी संस्कृतिकरण की अवधारणा को भी आप अच्छे से जानते होंगे, जहाँ पे क्या होता है, निम्न जातियाँ अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उच्च जाति के रीति रिवाज को अपनाती हैं, जिससे समाज के सदस्य उन्हें भी उन्हीं जाति का माने जिन जातियों के रीति रिवाज का वो अनुकरण कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम है लुई डोमो। इनका जन्म 1911 में और मृत्यु 1998 में हुई थी। ये भी एमएन श्रीनिवासन के समकालीन हैं। इनका दृष्टिकोण कैसा है? संरचनावादी यानी स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव। और इनकी फेमस बुक होमो हायरार्की, जो कि 1966 में आई थी, उसमें जाति का काफ़ी ज़्यादा अच्छा से विश्लेषण करा हुआ है और उसमें उन्होंने अपने एनालिसिस में प्योरिटी एंड पोल्यूशन यानी शुद्धता और अशुद्धता के बारे में बताया था। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था का तात्पर्य क्या है? कुछ लोगों को शुद्ध माना जाता है, कुछ लोग अशुद्ध होते हैं, और जो शुद्ध होते हैं वो धार्मिक कर्मकांडों में या बाकी जो चीज़ें हैं रीति रिवाज या जो भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे उन्हें अनुमति है, और जो अशुद्ध हैं या जो निम्न जाति हैं या शूद्र जिन्हें बोलो या दलित बोलो, वो सामान्य से कार्यों में या सार्वजनिक स्थानों पे उनको उतनी अनुमति नहीं होती है। उन्होंने क्या तर्क दिया था कि जाति पदानुक्रम हिंदू धार्मिक विचारधारा में निहित है।
जहाँ ब्राह्मण शुद्धता के साथ अपने संबंध के कारण शीर्ष पर है, जबकि दलित कथित प्रदूषण के कारण नीचे स्थान पे है। यानी जो ये ऊंच नीच के बारे में बात हुई है, इसको अकॉर्डिंग टू लुई डूमो उन्होंने क्या बोला है कि ये शुद्ध और अशुद्ध का वर्गीकरण है और ये हिंदू धार्मिक विचारधारा में निहित है। नेक्स्ट समाजशास्त्री हैं भीमराव अंबेडकर जी, 1891 और मृत्यु 1956 में हुई थी। इनका पर्सपेक्टिव कैसा था? क्रिटिकल दलित पर्सपेक्टिव, क्योंकि एक दलित समाज से आते थे। ये एक समाज सुधारक और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। अंबेडकर जी ने जाति व्यवस्था के बारे में काफी कड़ी आलोचना की है और इन्होंने अपनी फेमस बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी, में तर्क दिया कि जाति सामाजिक उत्पीड़न का एक रूप है और इसे मिटाया जाना चाहिए, क्योंकि जाति प्रथा के जो प्रभाव हैं या जो दोष हैं उनको इन्होंने काफ़ी अच्छे से अनुभव किया हुआ है। ये खुद एक दलित समाज से आते थे, ये खुद उस चीज़ के भुक्तभोगी हैं, तो इन्होंने इस चीज़ की काफ़ी कड़ी आलोचना की है। और नेक्स्ट सबसे लास्ट आंद्रे बेते, जिनका जन्म 1934 में हुआ था और ये अभी हैं जीवित। इनका पर्सपेक्टिव कैसा था? मॉडर्न पर्सपेक्टिव। इन्होंने आधुनिक भारत में जाति वर्ग शक्ति के अंतर संबंध का अध्ययन किया कि किस प्रकार जाति वर्ग और उससे जुड़े शक्ति, ये तीनों मिलके किसी भी पर्सन को बनाती हैं शक्तिशाली या वीक। कह सकते हैं जाति जो व्यवस्था है या कास्ट सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल अब होता जा रहा है, लेकिन अभी भी चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं बदली हैं। जैसे कि सामाजिक गतिशीलता, राजनीतिक क्षेत्र, वोट बैंक, कास्ट बेस्ड वोट बैंक। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसजी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।